Hello students, welcome to the part 4 of the chapter Life Process. In previous video हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को के जो है डिटेल में पढ़ा कि किस तरह से जो है हम रेस्पिरेशन होता है इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम जो है हमारी बुक्स में दिए हुए कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। सवाल में पूछा जा रहा है कि वो क्या एडवांटेजेस हैं जो एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं जो उनमें होती है और वो एक्वेटिक एनिमल्स में नहीं होती है। क्या एडवांटेज या क्या एक्स्ट्रा उनकी जो है क्वालिफिकेशन है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पर, यानी एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो देखिएगा इसका सीधा सा आंसर ये हो जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, वाटर में, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, जबकि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से। और जब हम देखते हैं कंपोजिशन, तो एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। वाटर में ऑक्सीजन उतनी नहीं होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वाटर में उसकी परसेंटेज कम होती है, 3 to 5% ऑक्सीजन होती है वाटर में, जबकि एटमॉस्फेयर में 21% होती है। तो यही एडवांटेजेस हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो तो डायरेक्टली ब्रीदिंग करके एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की जो है नॉर्मली लेते रहते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है फास्ट ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो इजिली एटमॉस्फेरिक एयर से पूरी हो जाती है। बट एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो, और उसकी अमाउंट जो होती है परसेंटेज एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर काफी लो होती है। तो फिर उनको इसमें जो है ना दिक्कत आती है। तो वो एक तो जो ब्रीदिंग करते हैं वो फास्ट करते हैं। आपने देखा होगा मछलियों को खास करके कि वो जल्दी जल्दी से पानी को अपने मुंह में लेती हैं और उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स के जरिए एब्जॉर्ब कर करके, तो उनकी ब्रीदिंग की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो फास्ट होता है। या फिर दूसरी भी एडेप्टेशन होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, कुछ स्किन से करते हैं रेस्पिरेशन। तो ये सब चीजें एक्वेटिक एनिमल्स को तो जरूरत पड़ती है, बट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को इन एडेप्टेशन की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ये एडवांटेज मानी जाती है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर रेस्पिरेशन करते हैं, आसानी से इजिली करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसका आंसर देखेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर whereas aquatic animals need to utilize oxygen present in water. Air contains more O2, O2 means oxygen, as compared to water. Since the content of O2 in air is high, percentage high होती है O2 की एयर में, the terrestrial animals do not have to breathe faster, इसलिए उनको ज्यादा ब्रीथ फास्ट करने की जरूरत नहीं होती to get more oxygen. Therefore, unlike aquatic animals, terrestrial animals do not show various adaptation for better gaseous exchange. इसलिए उनको कोई अलग से वेरियस अलग टाइप की एडेप्टेशन को दिखाने की जरूरत, ये डेवलप करने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि एक्वेटिक एनिमल्स को करना पड़ता है। ये इसका आंसर हो जाता है, यही उसकी एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स की या ऑर्गेनिज्म की बातें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। सवाल में पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिससे ग्लूकोज जो है, जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इन आवर बॉडी, तो एनर्जी मिलने के क्या क्या वेरियस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पैटर्न है। देखिएगा हम इसको पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब ग्लूकोज जो है का जो ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में। दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरूवेट में जब टूटता है तो कुछ एनर्जी उस टाइम भी मिलती है। अब ये जो पायरूवेट होता है, यहाँ तक तो सभी में ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो, जो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक तो सब में सेम होता है पायरूवेट बनने तक की जो प्रोसेस है। लेकिन पायरूवेट के बाद में पायरूवेट का जो ब्रेकडाउन होता है
वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है। तो उसी तरह तो ये 3 तरह के पैटर्न मिलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस पायरुवेट इज फर्दर ब्रोक डाउन बाय डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड एनर्जी एज फॉलोज। तो देखिएगा पायरुवेट के 3 पैटर्न हो जाते हैं। ईस्ट के अंदर क्या होता है, जो ईस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ईस्ट, जो आपने देखा होगा इनका यूज होता है इन बेकरी वगैरह में, जो आटे को जो खमीर बनाया जाता है उसमें ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट जो होते हैं वो कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, वो ऑक्सीडेशन कैसा करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ईस्ट के अंदर जो ईस्ट क्या करता है, पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में प्लस CO2 में और एनर्जी में। यही CO2 जो है, जो आटा होता है, मैदा होती है बेकरी के अंदर, उसको पफी बना देता है, मतलब उसको फुला देता है। ये जो CO2 होती है, जैसे ब्रेड वगैरह बनते हैं, तो देखिएगा क्या क्या बनते हैं हमारे पायरुवेट से, इथेनॉल और CO2 बनती है और एनर्जी निकलती है। इसी तरह से अगर पायरुवेट हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, पायरुवेट कभी कभी जब हम तेजी से रनिंग करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं जल्दी जल्दी, तो क्या होता है कि मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन में पायरुवेट कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी मिलती है। एक पैटर्न ये हो जाता है। इसी की वजह से क्रैम्प आते हैं, जो दर्द होता है बॉडी के अंदर, पेन होता है। नेक्स्ट है पायरुवेट का एक पैटर्न और है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो ये जो प्रॉपर माना जाता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेल्स की। क्या होता है कि कंप्लीटली, यहाँ पर भी कंप्लीटली नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, बट यहाँ कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और CO2 वाटर बनती है और एनर्जी मिलती है, यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो देखिएगा ये ग्लूकोज के 3 वेज हो जाते हैं। पायरुवेट तक तो एक सेम ही होता है, लेकिन पायरुवेट के बाद 3 पैटर्न होते हैं, हम देखते हैं। तो तीनों पैटर्न में एनर्जी तो मिलती है, बट तीनों पैटर्न के अंदर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं दूसरे एनर्जी के अलावा, यहाँ इथेनॉल CO2 है, यहाँ लैक्टिक एसिड है और यहाँ पर CO2 वाटर है। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। के हमारी जो गैसेस होती हैं रेस्पिरेशन में, मेनली 2 गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो होती है हम एयर से इनहेल करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, फिर वही ऑक्सीजन जो है किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मूव होती है, और जब ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, फूड का, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वो वापस हमारे लंग्स में मूव होकर आती है। तो इनका जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है, तो देखिएगा हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती है उसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी लाल होता है। रेड कलर जो आता है हमारा, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है, क्या वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। जब हम जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है, जाती है, वैसे ही पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन, वो अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। और एक बात एक्स्ट्रा ये होती है कि एक हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो देखेंगे हम कि जिस तरह से एक गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठ जाते हैं, फिर वो गाड़ी चलती है, तो यानी कि एज कंपेयर टू अगर वो खुद जाते तो एक मॉलिक्यूल जाता, लेकिन जब 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इकट्ठे होकर के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो चारों मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ मूव होते हैं, और हीमोग्लोबिन की जो स्पीड होती है एज कंपेयर टू ब्लड, वो ज्यादा होती है प्रेशर में। तो देखिएगा हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहली बात तो याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो तो ब्लड का ही रहा है, ब्लड में ही रहा है, लेकिन ब्लड के अंदर जो स्पेशल पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसके जरिए हो रहा है, क्योंकि वो मूवमेंट उसकी ज्यादा एज कंपेयर टू ब्लड तेज होती है हीमोग्लोबिन की। जबकि जो CO2 बनी है हमारे सेल्स के अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उस CO2 को जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो एज ए डिजॉल्व फॉर्म में होती है ब्लड के, यानी कि उसको कोई स्पेशल पिगमेंट कैरी नहीं करता है। तो ये बात याद रखेंगे कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन
while the carbon dioxide is transported to in dissolved form by blood. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब लंग्स के अंदर जो है, जैसे लंग्स के अंदर O2 आ गई है और बॉडी पार्ट से CO2 आ गई है वापस, तो इनका एक्सचेंज जो है लंग्स के अंदर कहाँ पर होता है, तो हम जानते हैं वो जो हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट इसकी जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि एल्वोलाई होती हैं और उनके टिप पर जो होते हैं एल्वोलर सैक होते हैं। तो देखिएगा O2 इस तरह से मूव करती है और CO2 एल्वोलर सैक में इस तरह से मूव करती है, यानी कि डिफ्यूजन होता है O2 का, क्योंकि यहाँ पर O2 की जो अमाउंट ज़्यादा है तो इसका डिफ्यूजन हो जाता है ब्लड में, और यहाँ पर ब्लड में CO2 की अमाउंट ज़्यादा है तो CO2 का डिफ्यूजन हो जाता है एल्वोलर सैक में। तो कहा जा रहा है कि किस तरह से ये जो एक्सचेंज होता है, इसका जो एरिया है वो मैक्सिमाइज किस तरह से होता है लंग्स में, किस तरह से ये जो है एक्सचेंज हो जाती हैं गैसेस, और वो एक्सचेंज होने की जो साइट है यानी कि एल्वोलर सैक है वो मैक्सिमाइज किस तरह से है, ब्लड के अंदर किस पैटर्न में जो है एल्वोलर सैक होते हैं। तो देखिएगा ये तो हम जानते ही हैं कि लंग्स कंटेन्स एल्वोलाई एज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो उसकी जो साइट है वो एल्वोलाई है। और द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जो है वो इनहेलेशन जब हम करते हैं तो एयर जो है वो फिल्ड अप हो जाती है। अब देखेंगे हम, ईच लंग कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वोलाई। इतने ज्यादा एल्वोलाइज होती है, यानी कि ये स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है, यानी कि 300 से 350 मिलियन एल्वोलाई होती हैं। तो आप खुद देखिएगा तो किस तरह से एरिया जो है वो मैक्सिमाइज हो गया है, इतनी ज्यादा अमाउंट में एल्वोलाई प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। तो दीज न्यूमेरस एल्वोलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब इनकी जो न्यूमेरस अमाउंट है, लॉट्स ऑफ अमाउंट है एल्वोलाई की, वही जो है इसी जब ये ज्यादा हो जाती हैं, एल्वोलर सैक ज्यादा हो जाते हैं, तो सरफेस एरिया भी ज्यादा हो जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। इस तरह से ये आज हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आज की वीडियो को हम यही रोकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।